अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है? हाँ मैम। तो देखो हम लोग यहाँ पर रिटायरमेंट पढ़ रहे थे, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का टॉपिक बाकी है, इसको हम लोग सेपरेटली कंप्लीट करेंगे। पहले रिटायरमेंट का हम लोग बाकी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने, लास्ट क्लास वाले कोई याद जुड़े नहीं, ठीक है? देखते हैं सैनॉन का अगर हो जाता है तो इलास्ट्रेशन 6 जो है यहाँ तक मैंने किया हुआ था, उसके बाद ही ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वाला इलास्ट्रेशन 10 जो कि सिर्फ रिटायरमेंट के ऊपर है, ठीक है? इलास्ट्रेशन 10 देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर। आरव, नीरव एंड पूरव आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of 3:2:1 their balance sheet as on 31st March 2020। तो यहाँ पर बोला है कि कैपिटल है 3 पार्टनर का, आरव, नीरव और पूरव, ठीक है? बिल्डिंग, मशीन, डेटर, ये बैलेंस शीट बताया जा रहा है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, ठीक है? अब यहाँ पर क्या बोला है, जनरल रिजर्व है, ट्रेड क्रेडिटर, स्टॉक, बैंक। पूरब रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस, तो तीनों में से पूरब जो है वो रिटायर्ड हो जा रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है? अब यहाँ पर एक बार बता देते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने क्लास नहीं किया था, तो एक बार हम बता देते हैं। देखो पूरब जो है ये रिटायर हो रहा है, तो रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या मिलता है पता है? अगर एक पार्टनर रिटायर होता है तो उसे क्या मिलेगा? उसका खुद का कैपिटल मिलेगा जो उसने बिजनेस में इन्वॉल्व किया था, यानी कि पूरब को ये वाला पूरा पैसा वापस मिलेगा 35,000, ये कैपिटल उसको मिल जाएगा। और क्या मिलेगा? कैपिटल के साथ साथ यहाँ पर मिलेगा, अगर बिजनेस में गुडविल है तो गुडविल का हिस्सा, ठीक है? मतलब हम लोग बोल सकते हैं गुडविल का पोर्शन, गुडविल का पोर्शन मिलेगा। और क्या मिलेगा? अगर कोई रिजर्व है, ठीक है, किसी तरह का प्रॉफिट है, ये मिलेगा। और अगर रिवैल्यूएशन हो रहा है तो रिवैल्यूएशन पे अगर किसी तरह का प्रॉफिट या लॉस है वो मिलेगा। तो रिटायरिंग पार्टनर को ये सारा चीज जो है वो मिलता है, ठीक है? तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉर्मली क्या दिया रहता है ऐसे क्वेश्चन में कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ और क्या बोलते हैं उससे बैलेंस शीट बनाओ आफ्टर रिटायरमेंट। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। तो ये जो आइटम है ये रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाता है। अब चेक करते हैं कि गुडविल जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पर बोला है कि गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years। ये एक मेथड है, मेथड का नाम है, गुडविल का अलग अलग मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, ठीक है? उसमें एन्युटी मेथड भी होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है। तो ये देखो नाम पढ़ के समझ में आएगा। यहाँ पर बोला है एवरेज प्रॉफिट करना है, तो एवरेज करना है 3 साल का डेटा दिया हुआ है तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, पास्ट 3 years, ठीक है? तो एवरेज कैसे करेंगे? ये सब टोटल डिवाइडेड बाय जितना भी आएगा अमाउंट डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, हमें मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है? और इसको गुडविल में कैसे कन्वर्ट करना है? 2 years परचेस, ठीक है? 2 years परचेस का मतलब होता है, इस कंसेप्ट को अगर समझो तो ये ऐसा होता है कि ये प्रॉफिट जो है, जो प्रॉफिट एवरेजली आएगा ना, तो ये पार्टनर लोग जिस बिजनेस को परफॉर्म करके ये प्रॉफिट कमा रहे हैं, नॉर्मली दूसरे लोग अगर इस बिजनेस को करेंगे तो उनका प्रॉफिट नॉर्मल सेंस में कम ही होगा, ठीक है? इसीलिए इनका गुडविल है। सेम सेक्टर में अगर कोई ज्यादा प्रॉफिट कमाता है तो वही उसका गुडविल अमाउंट होता है। तो अगर कोई सोच रहा है कि हम ये प्रॉफिट 2 साल तक कमा सकते हैं लगातार, तो वो इन नंबर ऑफ ईयर परचेस बोला जाता है। इसको कितना मानेगा? जैसे ये एक एजम्पशन होता है, लाइक यहाँ पर 2 दिया है तो हम लोग इसको इंटू 2 करेंगे, ठीक है? तो ये अमाउंट हो जाएगा गुडविल का। अब गुडविल का कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये देखना पड़ेगा कि रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का कितना हिस्सा मिलेगा, वो हम लोग उसे देंगे। देगा कौन? जो पार्टनर रह जाएंगे, यानी कि आरव और नीरव जो पार्टनर रह जाएंगे वो गुडविल का हिस्सा जो है वो पूरव को देंगे। कैसे देंगे? किस क्वांटिटी में, कितना अमाउंट देना चाहिए, कैसे देंगे? जितना
जितना इनको गेन क्यों होगा? अगर कोई रिटायर कर जा रहा है, 3 जन पहले जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अभी वही अमाउंट को अगर 2 जन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? गेन। तो गेनिंग रेशियो में ये गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, गुडविल वाज नॉट टू बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये पॉइंट अगर नहीं भी बोलेगा तो भी हमें गुडविल को रेज यानी गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। एएस 26 जो है ये हमें मना करता है। क्यों मना करता है? ये गुडविल जो है ना, ये लोग खुद से कैलकुलेट करके बता रहे, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरेंट गुडविल। ठीक है, इनहेरेंट का मतलब होता है कि अपना रेडी किया हुआ गुडविल अपने आप से। ठीक है, ये है खुद का जनरेट किया हुआ गुडविल। अगर गुडविल को परचेज करते हैं, मान लो किसी का बिजनेस परचेज किए जिसका गुडविल था, अगर गुडविल को परचेज करते हैं उसे बोला जाता है परचेज गुडविल। तो परचेज गुडविल जो होता है ना, परचेज गुडविल को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाने के लिए रख सकते हैं, मतलब अलाउड है एएस 26। लेकिन जो इन अपने आप से कैलकुलेट किया हुआ गुडविल है वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन मना कर रखा है, मत दिखाओ। ऐसे भी नहीं भी मना करता है तो भी हमें नहीं दिखाना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर 5%। डेटर पे 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना, ये रिवैल्यूएशन का पार्ट आ गया। क्योंकि रिवैल्यूएशन का मतलब होता है एसेट को रिवैल्यूट करना, लाइबिलिटी को रीअसेस्ट करना। तो यहाँ पर एसेट रीवैल्यूड हो जाएगा, क्योंकि जो भी डेटर है उसको 5% हमें कम करके दिखाना है, क्योंकि हमें डाउट है कि 5% जो है अमाउंट वो हमें नहीं भी मिल सकता है। ये कंफर्म नहीं है, कंफर्म होता है तो बैड डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब है डाउटफुल, मतलब हो सकता है कि इतना पैसा ना रिकवर हो, उस वजह से हम लोग बनाना चाहते हैं प्रोविजन। ठीक है, मशीन को डिप्रिशिएट करना है तो मशीन का वैल्यू भी कम होगा। स्टॉक को रिवैल्यूट करना है, स्टॉक को कितने से रिवैल्यूट करना पड़ेगा? 71। अब स्टॉक अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ कि डाउनवर्ड? जैसे डेटर डाउन होगा, डेटर डाउन होगा। अगर हम लोग बोलेंगे कि लोग हमें पैसा 5% पैसा हमें नहीं रिकवर होगा तो डेटर डाउन होगा। मशीन, ठीक है, मशीन डिप्रिशिएट होगा तो मशीन का वैल्यू भी डाउन होगा। नाउ स्टॉक, स्टॉक जो है 71,000 यहाँ पर वैल्यूएशन लगाया है। अच्छा, स्टॉक को देखो, स्टॉक का वैल्यूएशन लगाया है 80,000 और उसको 71,000 दिखाने के लिए बोला है, तो स्टॉक भी क्या हो गया? डाउन हो गया। मतलब सारे एसेट जो है वो कम करके दिखाए जाएंगे, मतलब सारे एसेट का वैल्यू डिक्रीज्ड है, डिक्रीज्ड। ठीक है, बिल्डिंग यहाँ पर, अच्छा, फिफ्थ नंबर पे एक एसेट मिल रहा है, फिक्स्ड एसेट, दैट इज बिल्डिंग, जो कि 20% इसको इंक्रीज करना है, एप्रिशिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है। तो थर्ड नंबर पॉइंट पे सारे के सारे एसेट्स का डिटेल्स था, जो सारा एसेट डिक्रीज हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है। और ये दोनों पॉइंट जो है ये रिवैल्यूएशन को रिलेट करता है, ये दोनों पॉइंट। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, आरव एंड नीरव टू ब्रिंग एडिशनल कैपिटल ऑफ 35,000 एंड 25,000 रेस्पेक्टिवली। ये लोग एडिशनल कैपिटल लाने वाले हैं। ठीक है, अब इनका होगा एग्रीमेंट, मतलब एग्री होंगे तभी, ऐसा कुछ इन्होंने अपने अंदर टर्म्स कंडीशन लगाया है कि इतना इतना लाना है तो लाएंगे, हमें अपना एंट्री पास करना है या फिर अकाउंटिंग करना है, जो बोला जाएगा क्वेश्चन में। बैलेंस पेबल टू पूरब मस्ट बी पेड इमीडिएटली। पूरब को जो भी पेमेंट मिलना है वो इमीडिएटली पेड होगा। ये क्यों बोल दिया? किसी किसी क्वेश्चन में हमें ऐसा बोलेगा कि लोन बना दिया जाएगा, जो पार्टनर को मुझे देना है, अभी अगर नहीं देना चाहते एग्जिस्टिंग पार्टनर तो वो लोन बन सकता है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा। तो फर्स्ट हमें बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, फिर बोला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, फिर बोला बैंक अकाउंट बनाओ, उसके बाद बोल रहा है बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। तो पहले हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। इलास्ट्रेशन, ये कितना नंबर है? इलास्ट्रेशन 10, रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स, यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स। देखो क्या बोला है,
रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी एसेट से और लाइबिलिटी से रिलेटेड डेटा, यानी कि ये पॉइंट नंबर 3 और 4। जैसे बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ है तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ेगा, तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ेगा, बिल्डिंग एसेट होता है तो बिल्डिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, जितने से बढ़ेगा उतना डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है जहां पर एसेट और लाइबिलिटीज का रीअसेसमेंट और रिवैल्यूड होने की वजह से प्रॉफिट या लॉस होने पे, वो प्रॉफिट होने पे क्रेडिट, लॉस होने पे डेबिट होता है। तो एसेट बढ़ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट है, ऑल प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड, तो यहाँ पर हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमें तो एंट्री, जर्नल एंट्री नहीं करने बोला, हमें बोला है कि डायरेक्ट लेजर करो। तो रिवैल्यूएशन का लेजर हम लोग बना चुके, रिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन तो जाएगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, बाई बिल्डिंग। बाई बिल्डिंग बोल के कितना अमाउंट लिखना पड़ेगा, जितना एप्रिसिएशन हुआ यानी कि 20%। बाई बिल्डिंग बोल के 20% यहाँ पर लिखते हैं। 20% यानी कितना हो जाएगा, 50,000 का 20%। यहाँ पर दिखाना नेसेसरी नहीं है, हम जस्ट तुम लोग के लिए दिखा देते हैं ताकि बाद में जब भी क्वेश्चन देखोगे तो समझ जाओगे आराम से। यहाँ पर दिखाना नेसेसरी नहीं है। तो 50,000 का 20%, 10,000। आफ्टर दैट यहाँ पर बिल्डिंग तो मैंने ये वाला पॉइंट, और ये सब जो है देखो एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट टू एसेट हो जाएगा क्योंकि लॉस होगा, एसेट कम होगा तो लॉस होगा, और एसेट कम होगा तो एसेट क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले क्यों क्रेडिट हो रहा है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट। कितना क्रिएट करने बोला है यहाँ पर देखो, 5%, डेटर पे 5%, यानी 65,000 पे 5%, 3,250। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर देखो मशीन डेप्रिशिएट होगा 10%, तो मशीन का वैल्यू कम होगा, टू मशीन 10% डेप्रिशिएट हो रहा है, तो मशीन का वैल्यू कितना है, मशीन का वैल्यू है 67,500। तो 67,500 ठीक ही लिखा होगा मैंने, हाँ 6750, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, मशीन हो गया, स्टॉक, स्टॉक का 71,000 वैल्यू किया जाएगा जबकि स्टॉक का वैल्यू था 80,000, यानी 9,000 डिक्रीज हो रहा है, तो टू स्टॉक 80 माइनस 70, तो ये हो गया 9,000। तो देखो प्रॉफिट ज्यादा है कि लॉस, लॉस ही ज्यादा है, 9,000, 6,750, 3,250, तो इसका मतलब लॉस हो रहा है। ओवरऑल रिवैल्यूएशन अगर देखे तो लॉस हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लॉस 19,000 का हुआ टोटल और प्रॉफिट हुआ है 10,000, तो नेट करके 9,000 का ही लॉस हो रहा है। ठीक है, तो बाई रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर किनको मिलेगा, जो रिटायरिंग पार्टनर है उन्हें तो मिलेगा और एग्जिस्टिंग वालों को भी मिलता है। क्यों, इसका लॉजिक है क्योंकि जो भी रिवैल्यूएशन हो रहा है बैलेंस शीट में जो एसेट है उसके हिसाब से हो रहा है, और बैलेंस शीट में जो भी एसेट है उसके हिसाब से हो रहा है, और वो एसेट जो है ये इन तीनों ने मिलके किया था। ठीक है, जो भी तीनों पार्टनर है उन्होंने मिलके किया था, यानी आरव, नीरव और पूरब। तो ये लॉस हो या प्रॉफिट हो रिवैल्यूएशन करके, इसका इफेक्ट जो है ये तीनों को ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। गुड इवनिंग सनम। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले स्टार्ट किया मैंने, ये देखो 10th वाला कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। इसके बीच में इलास्ट्रेशन 6 तक लास्ट दिन हुआ था, और यहाँ पर जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी ये हम सेपरेटली समझाएंगे बोल के इसको मैंने स्टार्ट भी नहीं किया क्योंकि ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे तुम भी, और पिता ने भी आज ज्वाइन नहीं किया, जो भी हो। तो इसीलिए हम इसे अलग से ही समझाएंगे। अभी हम इसलिए यहाँ पर ये इलास्ट्रेशन 10 से कर रहे हैं जो पिछले क्लास जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है, अभी तक क्वेश्चन पूरा हुआ भी नहीं है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ पर लॉस हुआ है, अब यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा आरव, नीरव, पूरब। अच्छा कितना कितना होगा,
3:2:1, 3:2:1 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लॉस कितना है? लॉस है 9,000। अच्छा, 9,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 6। 9,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, 4,500। 2, 3,000, 1,500। ये बन गया हम लोग का पहले क्वेश्चन का आंसर, रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट हम लोगों को प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन पार्टनर है? आरव, नीरव और पूरब। आरव, नीरव और पूरब, मैंने इस तरह से लिखती हूँ। पर्टिकुलर्स, अच्छा सबसे पहले ब्रॉड डाउन करेंगे। अकाउंट बनाएंगे तो कोई भी अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि ये कैपिटल अकाउंट है तो इसमें अगर कोई ओपनिंग बैलेंस होता है तो वो हमें ब्रॉड डाउन करना चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंस को हम लोग ब्रॉड डाउन करेंगे बाई बैलेंस बीडी बोल के, क्योंकि लाइबिलिटी है, कैपिटल लाइबिलिटी होता है। तो बाई बैलेंस बीडी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 80, 50, 35, 80,000, 50,000, 35,000। और क्या होगा? अगर कोई रिजर्व वगैरह है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि रिजर्व वगैरह जो भी क्रिएट हुआ था ये तीनों ने मिलकर किया था, तो जो भी बेनिफिट लॉस है तीनों को मिल जाना चाहिए। क्योंकि अभी नए तरह से पार्टनरशिप फिर से बनेगा ना, एक जन चला जा रहा है तो बाकी दोनों का फिर से क्या होगा? नया एग्रीमेंट, नया रेशियो सब होगा। तो इस वजह से जो भी पुराना चीज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जनरल रिजर्व क्रेडिट आइटम है, जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये डेबिट हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और किनको मिल रहा है? पार्टनर्स के कैपिटल में सारा चीज जाता है, तो पार्टनर के कैपिटल में चला जाएगा बाय जनरल रिजर्व। 60,000, 60,000 ये कौन से रेशियो में जाता है? हमेशा ओल्ड रेशियो में ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओल्ड रेशियो से जब ये बिजनेस कर रहे थे तभी ये क्रिएट हुआ था। तो 60,000 डिवाइडेड बाई 6 यानी 10,000 हो रहा है। 10,000 इंटू 3:1, तो 10,000 इंटू 3 30,000, 10,000 इंटू 2 20,000, 10,000 इंटू 1 10,000। ठीक है, ये हो गया जनरल रिजर्व। अच्छा, और क्या होगा? और हाँ, रिवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ है वो ट्रांसफर कर देते हैं। ये क्या, कहां पर ट्रांसफर हुआ है? पार्टनर्स कैपिटल में। तो एंट्री क्या होगा? लॉस हुआ है, तो लॉस होने से तो कैपिटल बढ़ेगा नहीं, इधर होने से कैपिटल बढ़ने से क्रेडिट होता है, कैपिटल कम हो जाएगा लॉस की वजह से। तो यहाँ पर लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, कितना कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखो 4,500, 3,000, 1,500, 4,500, 3,000 और 1,500। ये हो गया हम लोग का रिवैल्यूएशन लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, और क्या होना चाहिए? और यहाँ पर ये वाला पॉइंट, गुडविल वाला पॉइंट, ये बाकी है। तो हम यहाँ पर और क्या क्या प्रिपेयर करने बोला है? बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम 2 पेज रख देते हैं और यहाँ पर वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा? देखो यहाँ पर बोल दिया है मेथड क्या यूज करना है, 3 इयर्स के प्रॉफिट का एवरेज करना है। तो 31 मार्च 2018, 18, 19, 20। अच्छा, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020। तो प्रॉफिट कितना कितना है? 39, 50 और 55। 39, 50 और 55,000, ये हो गया प्रॉफिट का टोटल। तो टोटल करके देखते हैं, 39, 50 और 55, तो 1,44,000। ये क्या आ गया? ये आ गया टोटल प्रॉफिट। लेकिन हम लोग को क्या करना है? ये तो 3 साल का हो गया, हम लोग को इसे 1 साल के प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1,44,000 डिवाइडेड बाई 3, 3 साल का है तो डिवाइडेड बाई 3 कर लो तो कितना आ गया 48,000। ठीक है 48,000 एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है गुडविल, तो गुडविल कितना हो जाएगा, गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, इनटू क्या हो जाता है नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है ये हमेशा नहीं होगा, अगर ये मेथड बोलता है तभी हम लोग को ये मेथड से फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है तो क्वेश्चन में बता देगा कि कौन सा मेथड हम लोगों को करना है। तो एवरेज प्रॉफिट हो गया 48,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, तो नंबर ऑफ ईयर परचेस हो जाएगा 2 जितना बता रखा है यहाँ पे। तो 96,000 हो गया गुडविल का वैल्यू, ये पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यू हो गया। अब गुडविल का वैल्यू क्यों किया जाता है रिटायरमेंट में, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को उसके गुडविल का हिस्सा दिया जाएगा। अब चेक करते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का हिस्सा कितना है। यहाँ पर लिखते हैं शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ पूरब, क्या नाम था, हाँ पूरब, इक्वल टू गुडविल कितना है 96,000 इनटू पूरब का कितना हिस्सा, जितना इसका हिस्सा कैसे कैलकुलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है पूरब का, ये वाला 1/6, तो कितना हो जाएगा 16,000। ठीक है 16,000 गुडविल का हिस्सा इसको मिलने वाला है। देगा कौन, ये हिस्सा कंपेंसेट कौन करेगा, जो भी गेनिंग पार्टनर होंगे। ठीक है तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि कौन गेनिंग पार्टनर है। तो यहाँ पर देखो कैसे चेक करेंगे, तो रेशियो देखते हैं आरव, आरव, नीरव और पूरब। ठीक है इनका ओल्ड रेशियो क्या था, इनका ओल्ड रेशियो था 3/6, 2/6 और 1/6। ठीक है और न्यू रेशियो इसके बारे में क्या हमें कुछ बताया गया है, देखो ये आगे कैसे बिजनेस करेंगे इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया है। अगर कुछ नहीं बताया है तो हम लोग क्या मानेंगे, एक्चुअली जब कुछ नहीं बताया जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा, गेनिंग रेशियो ये देखो इस तरह से कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं। जैसे देखो हम दोनों तरह से ही बता देते हैं एक बार। यहाँ पर रिटायर पार्टनर कौन है पूरब है। ठीक है तो इनका 3/6 था, 2/6 था, प्लस इन्हें और भी कुछ मिल जाएगा, जो कितना मिलेगा 1/6 का कुछ कुछ पोर्शन मिलेगा जो पूरब जो है गिव अप कर रहा है। ठीक है तो 1/6 का इसको कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो अगर हमें नहीं बताया गया है तो हम लोग ओल्ड रेशियो में वो अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि प्रॉफिट का शेयर इन्हें जैसे मिलता था और पूरब का शेयर भी वो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 3/6 प्लस 3/36, 2/6 प्लस 2/36 और इसका टोटल अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस 3, 12 प्लस 2, 14/36 और ये कितना हो जा रहा है 18 प्लस 3, 21, 21/36। ठीक है ये हो जाएगा इनका न्यू रेशियो। अब देखो अभी 21/36 मिल रहा है, पहले मिलता था 3/6 और अभी मिल रहा है 14/36, पहले मिलता था 2/6। ये हम लोग चेक कर रहे हैं कि गेन कितना हो रहा है। ठीक है तो अभी अगर 21/36 इसका एलसीएम करेंगे तो 36 ही होगा, 21 माइनस ये हो गया 18। ठीक है 6 6 36, 6 इंटू 3 18, तो 21 माइनस 18 ये हो गया 3/36 और यहाँ पर देखो ये हो गया 36, 14, 12, तो 2/36 दोनों आंसर पॉजिटिव आए, मतलब ये अमाउंट बड़ा है। ठीक है ये डिजिट ज्यादा है तभी तो आंसर पॉजिटिव आया है। ठीक है और ये डिजिट कौन सा है 21/36 हम लोग का न्यू वैल्यू है, तो इसका मतलब पहले से ज्यादा मिल रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है 3/26 और 3/36 एंड 2/36, यानी कि रेशियो अगर करेंगे ये गेनिंग अमाउंट का अगर रेशियो करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो हो गया 3/36 इज टू 2/36, यानी कि 3:2, जो कि ओल्ड रेशियो के बराबर है। ये देखो 3:2 ये ओल्ड रेशियो के बराबर है। ये मैंने जब रेशियो समझाया था तो मैंने ये बताया भी था, फिर भी आज एक बार मैंने फिर से बता दिया। अगर हमें ये ना बताया जाए कि जो प्रॉफिट शेयर गिव अप हो रहा है, सरेंडर हो रहा है थ्रू रिटायरिंग पार्टनर, उनका शेयर कैसे एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने अंदर एक्वायर करेंगे, इसका इंफॉर्मेशन अगर नहीं रहता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ओल्ड रेशियो इक्वल टू गेनिंग रेशियो। ठीक है ओल्ड रेशियो इक्वल टू
गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो ये करने का जरूरत भी नहीं। अब ये 16,000 कौन कौन कंपेंसेट करेगा, जो भी पार्टनर गेन कर रहा है, तो यहाँ तो दोनों ही गेन कर रहे हैं, तो कंपेंसेट रेशियो 3/5 2/5, ठीक है, 3/5 2/5। तो 16,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 9,600, और ये अमाउंट हो जाएगा 6,400, 6,400, ठीक है। तो एक पार्टनर 9,600 का कंपेंसेशन देगा और एक देगा 6,400। 3 किसका है, वही देगा, 3 है ये पहले वाले का, आरव का, ठीक है। तो इनके कैपिटल से पैसा डिडक्ट होके पूरव के कैपिटल में चला जाएगा। तो एंट्री के हिसाब से पोस्टिंग क्या होगा, एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री एक बार यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगा, टू पूरव कैपिटल, पूरब को तो पैसा मिलेगा गुडविल का, ठीक है, तो उसका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, और जो कंपेंसेट करेंगे उनका डेबिट हो जाएगा, दैट इज आरव और नीरव, ठीक है। तो हम यहाँ पर ए लिख देते हैं, एस कैपिटल और एन्स कैपिटल, ये डेबिट हो जाएगा अपने अपने रेस्पेक्टिव अमाउंट से, ठीक है। रेस्पेक्टिव अमाउंट है 9,600 और 6,400। अब इसका पोस्टिंग कैसे होगा, ए टू पी और एन टू पी। तो जब ए टू पी मतलब आरब टू पूरब होगा तो अमाउंट कितना लिखेंगे, 9,600, ठीक है। ये 9,000 मतलब ये तो दो एंट्री से बनेगा ना, एक बार 9,600 के लिए, एक बार 6,400 के लिए, इसको हम लोगों ने कंबाइन लिखा है। अब इसे पोस्ट करेंगे तो कैपिटल अकाउंट है हम लोगों के पास, तो पोस्ट जब करेंगे ए टू पी तो बाई ए टू पी, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, बाई एस कैपिटल टू पीज कैपिटल। एस कैपिटल यानी 9,600 यहाँ पर आ जाएगा पी के कॉलम में, और टू पी बोल के ए के कॉलम में 9,600 आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से एन वाला भी होगा, एन टू पी है ना, तो टू पी पीज कैपिटल बोल के यहाँ पर दोबारा नहीं लिख के हम लोग यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। एन के कॉलम में हो जाएगा 6,400, और यहाँ पर बाई एन्स कैपिटल 6,400, ठीक है। ये अमाउंट हम लोगों ने लिख दिया। और क्या है देखते हैं। अच्छा, इन्होंने कैपिटल लाया है, ये वाला एडिशनल कैपिटल 35 और 25, तो कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो बैंक टू आरएफ्स कैपिटल, बैंक टू नीरव्स कैपिटल, तो फिर यहाँ पर बाई बैंक बोल के एंट्री हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं बाई बैंक, ठीक है। आरव, नीरव और पूरब। तो आरव ने कितना पैसा लाया, 35,000, और नीरव ने कितना लाया है, 25, ठीक है। अच्छा, बस, और तो मुझे नहीं लगता है कोई भी पॉइंट हमारा बाकी रहा, नहीं, जो पूरब को पैसा मिलेगा वो पे हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले पूरब को कितना पैसा मिलेगा, तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो देखो पूरब को कितना पैसा मिलेगा, 35,000 मिलेगा टूवर्ड्स कैपिटल, ठीक है, 10,000 मिलेगा जनरल रिजर्व का, 9,600 मिलेगा गुडविल का आरब से, और नीरव से मिलेगा 6,400 गुडविल का, तो टोटल 61,000 पूरब को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो और कुछ था नहीं, तो 61,000 पूरब को मिलना चाहिए। क्या कुछ डिडक्ट भी हो रहा है, 1,500 का लॉस उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो उनको पेमेंट मिलेगा बाकी अमाउंट का। बाकी अमाउंट कितना हो रहा है, 59,500, क्योंकि ये पे हो जाएगा तो हम लोग इसे लिखेंगे टू बैंक, क्योंकि ये पे हो जाएगा तो हम लोग इसे लिखेंगे टू बैंक, 61,000, ठीक है। बाकी का कैपिटल जो है क्लोज कर देंगे, तो नीरव का कितना था, 50 एंड 20 कितना हो जाएगा, 70 और 25, मतलब 95,000 टोटल कैपिटल बना था, ठीक है, जिसमें से इनका लॉस हुआ, रिवैल्यूएशन का लॉस इन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा कितना, 3,000, और गुडविल के लिए पे करना पड़ा 6,400, मतलब 85,600 बस इनका कैपिटल अमाउंट बचेगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, 85,600,
अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं आरएफ का कितना हुआ था, 80 और 30, 1,10,000 और 35,000, तो 1,10,000 प्लस 35,000, 1,45,000, 1,45,000 इनका कैपिटल हुआ था, ठीक है। लेकिन इनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा 4,500 का रिवैल्यूएशन लॉस, और पी का कैपिटल जो है 9,600, ये मतलब पी का कैपिटल बोल रहे, पूरब को इतना गुडविल के लिए देना पड़ेगा। ये सारे पेमेंट के बाद, ये सारे डिडक्शन के बाद इनका कैपिटल बचेगा 1,30,900 और टोटल 1,45,000, ठीक है। ये बन गया कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट। क्वेश्चन में बोला है बैंक अकाउंट बनाओ, तो ठीक है हम लोग बैंक अकाउंट बना लेते हैं। अच्छा, बैंक अकाउंट में पहले ओपनिंग कुछ है चेक करते हैं, अगर है तो ब्रॉट डाउन करेंगे, है एसेट है तो टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा 12,500, ठीक है। और बैंक अकाउंट में क्या जाएगा, यहाँ पर देखते हैं कि जो भी हम लोगों ने लेजर फॉर्म किया है वहां कोई बैंक का एंट्री हुआ है, वहां पर बैंक का एंट्री हुआ था, यहाँ हुआ था, ठीक है। बाय बैंक कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, तो लिखेंगे टू आरब्स कैपिटल, टू नीरब्स कैपिटल, कितना कितना 25 और 35 शायद, अच्छा 35 एंड 25, तो 35,000 और 25,000, और कोई कैपिटल सॉरी और कोई बैंक का मतलब पैसा आने वाला एंट्री नहीं हुआ था, ठीक है। तो 12,500 था और 35,000 आया और 25,000 आया, तो टोटल जो बैंक का बैलेंस हुआ दैट इज 72,500। क्या इसमें से कुछ पे हुआ है, हाँ हुआ था। जो पूरब रिटायरिंग पार्टनर है उनको पे किया गया 59,500, तो पेमेंट का एंट्री क्या होता है टू बैंक, तो बैंक में क्या लिखेंगे बाई पीस कैपिटल, मतलब पूरब कैपिटल कितना हो जाएगा 59,500 जितना पेमेंट हुआ है, ठीक है। तो 72,500 का बैलेंस था, उसमें से अगर 59,500 पे ऑफ हो जाता है तो रिमेनिंग रहता है 13,000, इसको हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद लास्ट हमें बोला है कि बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट, तो यहाँ पर बना लेते हैं, ये पेज रख रखा था मैंने, बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट, बैलेंस शीट एज ऑन 1st ऑफ अप्रैल 2020, ब्रैकेट में लिख देते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, लाइबिलिटीज एसेट्स, सॉरी डेबिट क्रेडिट क्यों लिख रहे हैं, तो बैलेंस शीट है रुपीज रुपीज, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से देख के ही बना लेंगे, ठीक है। कैपिटल में पहले लिख लेते हैं, लाइबिलिटी साइड कैपिटल लिख लेते हैं, कैपिटल किसका किसका रहेगा, आरब नीरव, पूरब का तो कोई कैपिटल नहीं रहेगा क्योंकि वो तो रिटायरिंग पार्टनर है, वो अपना पेमेंट लेके जा रहे हैं 1,39,00 और 85,600, 1,39,00 और 85,600, ये टोटल करके भी लिख सकते हैं, इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं। और क्या था, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ट्रेड क्रेडिटर 50,000 ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ट्रेड क्रेडिटर 50,000, तो 1,39,00 प्लस 85,600, तो ये हो गया 2,16,500, और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, अगर कुछ होगा तो लिख लेंगे। अच्छा, और यहाँ पर देखते हैं और कुछ है नहीं, ठीक है। इसका हम लोग चाहे तो टोटल भी कर सकते हैं, तो टोटल कर लेते हैं, और तो कोई भी ऐसा लाइबिलिटी आइटम है नहीं, 2,66,500। अब इधर एसेट में देखो, बिल्डिंग, बिल्डिंग 50,000 था और उसमें एप्रिसिएशन हुआ था, इसके लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे, 50,000 था प्लस 10,000 यानी बिल्डिंग हो जाएगा 60,000,
मशीन 67,500 था बट उसमें डेप्रिसिएशन लगा, कितना डेप्रिसिएशन हुआ रिवैल्यूएशन में देखेंगे यहाँ पर 6,750, तो कितना हो जाएगा वैल्यू 67,500 माइनस 6,750, तो 67,500 ये हो जाएगा 60,750 मशीन का वैल्यू हो जाएगा। अच्छा डेटर, डेटर में प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोला गया था, तो डेटर 65,000 यहाँ पर प्रेजेंट भी कर, डेप्रिसिएशन में प्रेजेंट कर सकते थे, लेस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वैल्यू था 3,250, ये देखो यहाँ पर देखा हम लोगों ने भी 3,250, 65,000 माइनस 3,250 ये हो गया 61,750। नेक्स्ट स्टॉक, तो देखो स्टॉक कितना है 80,000 बट उसे वैल्यू करने बोला था 71,000, तो स्टॉक हो जाएगा 71,000। और बैंक, बैंक का अभी हम लोग को बैंक अकाउंट बना चुके हैं, यहाँ से लिख देंगे 13,000, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 13,000। टोटल करना पड़ेगा 60,000, 60,750, 61,750, 71,000 प्लस 13,000, 2,66,500 हो गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन हम लोग का। नेक्स्ट देखो और एक रिटायरमेंट पे क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सत्यम, शिवम एंड सुंदरम आर पार्टनर्स ऑफ मेसर्स ग्रेट स्टेशनरी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:2:2। ठीक है, अब on 31st March 2020 their balance sheet capital general reserve loan from Satyam sundry creditor building plant investment stock trade receivable bank गुडविल का वैल्यू किया गया, यहाँ पर वैल्यू करके ही दे दिया 1,20,000। अब रिटायर कौन हो रहा है शिवम, शिवम रिटायर हो रहा है तो उसे क्या मिलेगा गुडविल का हिस्सा मिल सकता है, अपना कैपिटल मिलेगा, कोई रिजर्व होगा है जनरल रिजर्व उसका हिस्सा मिलेगा, कोई रिवैल्यूएशन होगा उसका प्रॉफिट लॉस मिल सकता है। तो गुडविल 1,20,000 है बट द सेम विल नॉट अपीयर एज एन एसेट इन द बुक्स ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। तो जब रिवैल्यूएशन मतलब नया वाला बैलेंस शीट बनेगा आफ्टर रिटायरमेंट तो वहां इसको नहीं अपीयर करवाना है, ये हर एक क्वेश्चन में बोल रहा है, अगर नहीं भी बोले तो हमें अपीयर नहीं करवाना है। बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है यानी बिल्डिंग का वैल्यू अप होगा रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट, प्लांट को डेप्रिशिएट करवाना है वैल्यू डाउन होगा रिवैल्यूएशन लॉस, इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय द सत्यम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। तो लोन जितना है सत्यम का वो क्या किस तरह से सेटल होगा, मतलब फर्म पार्टनरशिप फर्म ने सत्यम से लोन लिया था, सत्यम कौन है इसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, ठीक है, तो पार्टनर से लोन ले सकता है पार्टनरशिप फर्म, ये लिया था और ये लोन को सेटल कैसे कर रहा है इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करके। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कितने का है 85,000, लोन इससे कितने का सेटल हो जाएगा 94,000, तो प्रॉफिट है, मेरा लाइबिलिटी कैंसिल होने पे प्रॉफिट हो रहा है, जबकि लाइबिलिटी था 94,000 का, फर्म के तरफ से सोचना है ना हमें, हम लोग था फर्म का अकाउंटिंग करे फर्म के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट किया था हम लोगों ने 85,000 का जो वैल्यू है अभी आज के डेट पे, तो 85,000 लेके जा रहे हैं 94,000 के बदले, तो हम लोगों का प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है 9,000 का। ठीक है, तो ये भी रिवैल्यूएशन में जाएगा क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड डेटा है, प्रोविजन क्रिएट करना है 5% डेटर पे, तो ये लॉस है मतलब एसेट कम हो रहा है। इन द रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म द टोटल कैपिटल 3 लाख, बोल रहा है शिवम जाने के बाद सत्यम और सुंदरम का कैपिटल टोटल 3 लाख होना चाहिए जो कंट्रीब्यूट किया जाएगा सत्यम और सुंदरम के तरफ से उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब 3 लाख का कितना पोर्शन सत्यम को जाएगा और कितना सुंदरम को, मतलब कितना उनको कैपिटल अपने तरफ से करना है, टोटल तो 3 लाख, उसमें एक जन का कितना होगा और एक जन का कितना होगा वो बता दिया है, रेशियो 2:3 जो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है।
तो दो चीज यहाँ से पता चलता है, एक तो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ शिवम देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3, और इसके साथ साथ और एक चीज भी पता चलता है कि इनका कैपिटल जो है 2:3 में इनको प्रोपोर्शनेटली रखना है। ये क्वेश्चन बता रहा है हमें, तो हमें ये ऐसा ही करना पड़ेगा। द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, जैसे वहां बोला था इमीडिएटली पे ऑफ, यहाँ बोल रहे हैं इनके लोन में ट्रांसफर कर दो, मतलब अभी नहीं देना है इनको, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्री, यहाँ जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोला है, टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस एडजस्टमेंट एंड आल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट देयर आफ्टर, और बोला है बैलेंस शीट बनाने के लिए, और मुझे नहीं लगता कुछ बोला है, ठीक है। ये दो चीज बोला है कि जर्नल एंट्री बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, बस, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग में बना लेते हैं जर्नल एंट्री, क्योंकि जब तक जर्नल एंट्री नहीं होगा हम लोग बैलेंस शीट भी नहीं बना सकेंगे। इन द बुक्स ऑफ सत्यम, शिवम एंड सुंदरम, ठीक है, जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट कोई डेट तो है नहीं, ठीक है, तो हम 1 2 3 4 करके इस तरह से लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, गुडविल बोला है, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि वो तो इन्फॉर्म नहीं किया हुआ रहता है, अगर किया हुआ हो या ना हो हमें करना तो है, ये भूल जाएंगे, तो पहले हम लोग जनरल रिजर्व वाला पॉइंट शॉर्ट आउट कर लेते हैं। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लाइबिलिटी होता है रिजर्व क्रिएट करना, तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डेबिट हो जाएगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट किनको मिलेगा, सारे पुराने पार्टनर को मिलेगा, टू सत्यम कैपिटल, टू शिवम कैपिटल्स, टू सुंदरम कैपिटल। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऑलवेज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। अमाउंट है 80,000, अब डिस्ट्रीब्यूट होगा, रेशियो है 1:1:2, मतलब 2 और 2 4 हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 80 मतलब 20,000, तो 20 × 1 20 × 1 20 × 2, यानी कि 20,000 20,000 और 40,000, ये अमाउंट आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हो गया। सेकंड हम लोग गुडविल का एंट्री कर लेते हैं। तो गुडविल कितना है, गुडविल है 1,20,000, और ये गुडविल वैल्यू करके हमें बता दिया है, इसमें से जो रिटायरिंग पार्टनर यानी शिवम है उनका हिस्सा, उनका जो अमाउंट है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो शिवम का अमाउंट हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो 1/4 यानी 1,20,000 का 1/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000। 30,000 इन्हें मिलेगा, और देगा कौन, जो बाकी दो पार्टनर है, ठीक है। अभी हम लोग को यहाँ पर बता दिया है कि रिटायरमेंट के बाद किस तरह से ये प्रॉफिट शेयर करेंगे, यानी हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। गेनिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये दो पेज छोड़ दिया मैंने, हम यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेते हैं। सत्यम, शिवम, सुंदरम, ठीक है। तो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/4 1/4 2/4, 1/4 1/4 2/4, और न्यू रेशियो हम लोगों को कैलकुलेट नहीं करना है, इन लोगों ने बता दिया है 2:3, ठीक है। तो 2:3 मतलब 2/5 और 3/5। अब चेक करेंगे कि गेनिंग कितना हो रहा है, अगर कोई गेनिंग पार्टनर है, क्योंकि नॉर्मली रिटायरमेंट में गेनिंग ही होता है, हो सकता है गेनिंग ना भी हो, ठीक है, कभी कभी होता है कि गेनिंग नहीं हुआ, न्यूट्रल हो गया, सैक्रिफाइस हो गया, देखते हैं क्या होता है। तो 2/5 तभी मिल रहा है, पहले मिलता था 1/4, तो डिफरेंसेस चेक करेंगे। 8 - 5 3/20, और पहले मिलता था, अभी मिलता है 3/5, पहले मिलता था 2/4, तो 2/20, ठीक है। तो यहाँ पर गेन ही हो रहा है, देख लो दोनों केस में गेन हो रहा है, आंसर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वैल्यू जो है ये
बिगर वैल्यू है, ठीक है। तो ये कौन सा वैल्यू है, ये न्यू अमाउंट है, तो इसका मतलब ये न्यू माइनस ओल्ड हो गया, तो अभी ज्यादा मिलता है तभी पॉजिटिव आंसर आ रहा है ना, अभी ज्यादा मिलता है तभी पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो दोनों के दोनों पार्टनर का गेन है, तो गेनिंग रेशियो 3/20:2/20, यानी कि 3:2 हो गया गेनिंग रेशियो, ठीक है। 3:2 में मिलेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर सत्यम सत्यम कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सुंदरम कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इनके कैपिटल से पैसा डिडक्ट कर लिया जाएगा, मतलब इनके कैपिटल को डेबिट कर देंगे और उनके कैपिटल से लेके उस अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे शिवम्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ये अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेते हैं, शेयर ऑफ शिवम्स गुडविल देखो कितना हो जाएगा, 1,20,000 इंटू शिवम का हिस्सा कितना है, 1/4, 30,000, ठीक है। अब ये 30,000 कैसे कंपेंसेट होगा, 3/5 और 2/5 में, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 6,000 इंटू 3 18,000, 6,000 इंटू 2 12,000, ठीक है। ये किसका हिस्सा हो जाएगा, ये हो गया सत्यम का, और ये सुंदरम, तो 18, 12 और 30, 18, 12 और 30 बीइंग गुडविल एडजस्टेड, तो अगर जर्नल देता है तो हमें नैरेशन लिखना ही पड़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट किस चीज पे दिया है, बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 20%, तो बिल्डिंग बढ़ जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या और कोई एसेट बढ़ रहा था, और कोई भी एसेट नहीं बढ़ रहा था, देखो डाउटफुल डेब्ट की वजह से डेटर कम होगा, इन्वेस्टमेंट टेक ओवर हो रहा है, उसमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट उसका अलग से एंट्री कर देंगे, प्लांट डिप्रिशिएट किया जा रहा है, प्लांट का वैल्यू कम किया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग प्लांट का वैल्यू और डेटर का एक साथ लिख देंगे, क्योंकि दोनों में डिक्रीज है, बिल्डिंग को सेपरेटली लिख देते हैं, 20% इंक्रीज करना है, अप्रिशिएट करना है, तो 2,50,000 का 20%, 50,000 बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, 50,000 being building appreciated। फोर्थ नंबर पे बिल्डिंग के बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट वाला एंट्री कर देते हैं, लोन सेटल हो जाएगा, तो लोन कैंसिल हो जाएगा, लोन फ्रॉम सत्यम डेबिट हो जाएगा, लोन लाइबिलिटी होता है, लोन कैंसिल हो जाएगा तो लोन फ्रॉम सत्यम डेबिट हो जाएगा। कितने का लोन था, 94 था शायद, 94,000, हाँ 94,000 का लोन जो है कैंसिल हो गया, टू इसके बदले इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट 85,000, टू इन्वेस्टमेंट एसेट चला जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट 85,000, और इस सेटलमेंट में प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, क्योंकि एसेट लाइबिलिटी सेटलमेंट है तो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर होगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 9,000 का प्रॉफिट हुआ है, ये हम लोग पहले कैलकुलेट करके देखें, बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर अगेंस्ट लोन, या फिर सेटलमेंट फॉर लोन ऐसे लिख देते हैं, टेकन ओवर टू सेटल लोन, ठीक है। अच्छा, प्रोविजन क्रिएट करना है और यहाँ प्लांट को डेप्रिशिएट करना था, तो दोनों केस में रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट,
तो देखो प्लांट का वैल्यू कितना कम करने बोला है 10%, तो 16,000 हो जाएगा 1,60,000 का 10%। और प्रोविजन जो क्रिएट करने बोला है 5%, तो डेटर कितना है 68,000, तो 68,000 पे 5% क्रिएट करो, कितना हो रहा है 3,400। ठीक है, तो 3,400 प्लस 16,000, 19,400 का एसेट डिक्रीज हो रहा है, बीइंग एसेट रीवैल्यू। हो गया, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो हम लोगों ने पॉइंट नंबर 1 2 3 4 ये सब कर लिया। अब इनका कैपिटल ऐसे रखना है और रिटायरिंग पार्टनर को जो भी मिलेगा वो लोन दिखा देना है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे, रिवैल्यूएशन तो कर चुके हैं, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस, क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस हो वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चेक करते हैं कि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो रिवैल्यूएशन कहाँ कहाँ हम लोगों ने दिखाया है, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ पर रिवैल्यूएशन हुआ है प्रॉफिट 50,000। ठीक है, क्या हुआ है देखो 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद रिवैल्यूएशन में फिर से 9,000 का प्रॉफिट हुआ और रिवैल्यूएशन में 19,400 का लॉस हुआ। तो इसको हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो 59,000 का हो गया था प्रॉफिट और लॉस हुआ है 19,400 का, तो नेट प्रॉफिट हो रहा है 39,600। नेट प्रॉफिट हुआ 39,600। ये क्रेडिट अमाउंट है, ये क्रेडिट अमाउंट है, ये डेबिट अमाउंट है, और नेट करके अमाउंट जो है वो क्रेडिट आया, क्योंकि क्रेडिट वैल्यू ज्यादा था। क्रेडिट है तभी तो प्रॉफिट है, और क्रेडिट अमाउंट को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, तो वो डेबिट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन डेबिट टू सत्यम्स कैपिटल टू शिवम्स कैपिटल टू सुंदरम्स कैपिटल, इस तरह से लिखेंगे जितना अमाउंट इनको मिलेगा अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 6 नंबर पे लिखेंगे revaluation account debit 39,600 to Satyam's capital to Shivam's capital to Sundaram's capital। और ये ऑलवेज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा 1:1:2, मतलब 39,600 डिवाइडेड बाय 4 यानी 9,900, 9,900 और 9,900 का डबल यानी 19,800। ठीक है, तो बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है, नेक्स्ट हमें देखना है कि कितना अमाउंट ड्यू हो रहा है रिटायरिंग पार्टनर को, वो उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगा, कैलकुलेट तो अमाउंट जरूर करेंगे, एंट्री क्या होगा। अगर लोन हमारा जनरेट हो रहा है बिजनेस में, तो लोन तो टू लोन होता है, जैसे बैंक से लोन लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन हो जाता है। ठीक है, तो लोन तो होगा, किससे लोन ले रहे हैं, जो रिटायरिंग पार्टनर है यानी शिवम, तो टू शिवम लोन अकाउंट लोन जनरेट होगा। अब इनका क्या चीज लोन में ट्रांसफर हो रहा है, ये हमें पैसा नहीं दे रहे, इनको जो पैसा मिलने वाला है वो हम लोग रिटर्न नहीं कर रहे। अगर रिटर्न कर देते तो टू बैंक होता, तब डेबिट क्या होता, उनका कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो अब तक पार्टनर थे तो उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन था। और कैपिटल के साथ साथ मतलब जो बिजनेस में लगाया गया है उसके साथ प्रॉफिट ऐड होता है, उसके साथ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस ऐड हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट लॉस ऐड हो सकता है। तो कैपिटल का अमाउंट जो है कैपिटल के हिसाब से वो अपने बिजनेस से आउट हो जाएंगे, या तो उनका पेमेंट हो जाएगा या तो वो लोन अकाउंट के हिसाब से रह सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया शिवम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट अभी इनका नहीं रहेगा हमारे बिजनेस में, तभी तो हम लोग नहीं लिखते हैं जो नया वाला बैलेंस शीट होता है उसमें। अच्छा, कितना अमाउंट वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा, तो चेक करते हैं कितना अमाउंट। देखो जो रिटायरिंग पार्टनर है उनको कितना मिलेगा, एक तो उनको उनका कैपिटल मिलेगा, ठीक है, यानी 1,48,000, ये तो कंफर्म है 1,48,000 मिलेगा। और क्या मिलेगा, इनको मिलेगा जनरल रिजर्व 20,000, क्योंकि हमें अकाउंट नहीं बोला है ना, तो हम लोग इस तरह से ऐड करके देखेंगे। जनरल रिजर्व मिल गया, ठीक है। गुडविल का मिलेगा 30,000, ये रहा, देखो गुडविल का मिलेगा 30,000। और क्या मिलेगा, और यहाँ से देखते हैं
यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो इनके अकाउंट है नहीं कि इसको टोटल करें। हाँ, रिवैल्यूएशन से मिलेगा। रिवैल्यूएशन से क्या मिलेगा, शिवम को प्रॉफिट मिलेगा 9,900। तो टोटल करना पड़ेगा कि इनको कितना मिलेगा, तो 1,48,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 9,900, यानी कि 2,07,900। 2,07,900 इतना अमाउंट इनको मिलेगा, लेकिन पे नहीं कर रहे हैं, लोन में ट्रांसफर कर देना है। क्वेश्चन हमें वही बताया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 2,07,900, 2,07,900 being amount payable to Shivam ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जो पैसा मिलेगा वो लोन अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है, ऐसा क्वेश्चन हमें बोला है, तभी हम लोगों ने इस तरह से किया है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं इनका कैपिटल, जो बाकी दो पार्टनर है ना, उनको अपना कैपिटल 3 लाख ही रखना है, ठीक है, उससे ज्यादा कम नहीं करना है। अगर 3 लाख ही रखना है, क्या इस वजह से इनको कोई पेमेंट, मतलब पैसा लाना पड़ रहा है या विथड्रॉल करना पड़ रहा है, क्या ऐसा कोई सिचुएशन हो रहा है, ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि 3 लाख जो इनको क्लोजिंग कैपिटल रखना है, इसमें इंपैक्ट क्या आएगा। देखो, जो सत्यम है, इनका पहले देखते हैं, इनका कैपिटल स्टार्टिंग में कितना था, 1,95,000। चलो हम लोग सत्यम का कैलकुलेट करते हैं। इनका कैपिटल था 1,95,000, तो ये रहेगा बिजनेस में। अब रिटायरमेंट के इफेक्ट इन पे क्या क्या हुए, देखो रिटायरमेंट के इफेक्ट पे इनको जनरल रिजर्व का कितना मिलेगा, 20,000, ठीक है। अच्छा, इनको अपने कैपिटल से कितना देना पड़ेगा गुडविल के लिए, नेगेटिव कर देते हैं 18,000, ठीक है, ये इनका इम्पैक्ट आया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इनको, ये तो पूरा यहाँ पर देखो लोन, ये सत्यम का था, हम लोग ये वाला किनका कर रहे हैं, पहला जो है सत्यम का ही कर रहे हैं, ठीक है। सत्यम का जो लोन है वो कैंसिल हो जाएगा, कितना, 94,000 से, ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये लोन का कैंसिलेशन हो रहा है। अच्छा, और इसके बाद लोन का कैंसिलेशन हो गया यहाँ पर, ये ड्यू अमाउंट था, ठीक है। और ये वाला देख लेते हैं एक बार, उसका भी देखते क्या होगा। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर सत्यम जो है, इनका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मिलेगा 9,900। तो पहले चेक कर लेते हैं कि इनका कैपिटल कितना होता है, 1,95,000 प्लस 20,000 माइनस 18,000 प्लस 9,900, ठीक है। इनका कैपिटल हो गया यहाँ पर 2,06,900, जबकि इनको अपना कैपिटल कितना रखना है, इनको अपना कैपिटल रखना है 3 लाख का 2:3। हम उसका वर्किंग नोट बना के दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पर वर्किंग नोट दिखाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, कैपिटल आफ्टर रिटायरमेंट कितना कितना हो जाएगा, सत्यम और सुंदर कितना कितना हो जाएगा, देखो 3 लाख का 2:3, यानी 2/5 और 3/5। तो इनका हो जाएगा 1,20,000 और इनका हो जाएगा 1,80,000, ठीक है। तो 1,20,000 होना चाहिए, ठीक है, 1,20,000 होना चाहिए, जबकि इनका कैपिटल हो रहा है 2,06,900। सोचो, सत्यम का कैपिटल होना चाहिए 1,20,000, ये लोग यही चाहते हैं, लेकिन इनका कैपिटल है 2,06,900। इसका मतलब ये अपना अमाउंट जो है विथड्रॉन कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है। एक्स्ट्रा अमाउंट कितना हो रहा है, चेक करके देखो। तो यहाँ पर सत्यम्स, यहाँ पर लिख देते हैं, सत्यम्स कैपिटल एडजस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, 2,06,900 हो रहा है आफ्टर रिटायरमेंट, लेकिन अगर 1,20,000 ही रखना है तो इनको विथड्रॉल करना पड़ेगा 86,900, ठीक है। तो विथड्रॉल का एंट्री क्या हो जाएगा, फर्म को पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। फर्म को अगर पैसा पे करना पड़ेगा तो एंट्री इस तरह से हो जाएगा, 8th नंबर एंट्री देखो, टू बैंक, पैसा पे करने से क्या हो जाता है, टू बैंक, कितना, 86,900। किसको, और किसका कैपिटल कम हो जाएगा, ठीक है, वो अपने कैपिटल से, एक्चुअली पे मतलब क्या, पे मतलब अपने कैपिटल से विथड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सत्यम्स
कैपिटल को कम करना है तो कैपिटल को डेबिट करेंगे, सत्यम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पैसा विथड्रॉल करके कम किया जाएगा 86,900। अगर ये विथड्रॉल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बैलेंस 1,20,000 हो जाएगा जो होना चाहिए। बीइंग कैपिटल एडजस्ट इन PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, तुम लोग एग्जाम में पूरा लिखना, ठीक है। और एक एंट्री होगा, जैसे हम लोगों ने इनका कैपिटल देखा सत्यम का, उसी तरह से सुंदरम का भी देखना पड़ेगा, ठीक है। वहां पर अगर कुछ एडजस्टमेंट होगा तो वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सुंदरम का कैपिटल कितना है 1,12,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 1,12,000 और उनको जनरल रिजर्व से मिला 40,000, ठीक है। अच्छा, उनको पे करना पड़ा गुडविल के लिए 12,000, और तो यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर देखते हैं रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट मिला है 19,800, ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे, देखो 1,12,000 प्लस 40,000, 12,000, 19,800, तो ये हो गया 1,59,800। जबकि इनको अपना कैपिटल कितना रखवाना है 1,80,000, तो इनको पैसा लाना पड़ेगा, इनका शॉर्टफॉल हो रहा है। देखो हम यहाँ पर आते हैं वर्किंग नोट में तो समझ में आएगा। इनको 1,80,000 रखवाना है, जबकि इनका कैपिटल आ रहा है कितना 1,80,000। तो यहाँ पर लिखते हैं सुंदरम्स कैपिटल एडजस्टमेंट 1,80,000 रखना है, जबकि है 1,59,800। तो इनको लाना पड़ेगा अमाउंट, कितना अमाउंट लाना पड़ेगा 20,200। तो और भी कैश इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एज ए कैपिटल। तो क्या एंट्री हो जाएगा कैश टू कैपिटल, ठीक है, कैश टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सुंदरम्स कैपिटल, ठीक है। यहाँ पर लिख देते, जगह है 9th नंबर पे बैंक लिख देते, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ बैंक लिखा है। और जो हम लोगों का यहाँ पर जो लेजर है बैलेंस शीट के अंदर जो लेजर है वो बैंक का बना हुआ है, कैश का नहीं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सुंदरम्स कैपिटल 2,200, 20,200 बीइंग कैपिटल एडजस्टेड इन PSR। तो जर्नल एंट्री तो हो गया। अब हम लोग को एक बैलेंस शीट बनाना था, ठीक है। तो मेरा एक पेज कम छूटा, मतलब यहाँ पेज रखने से ठीक रहता क्योंकि वर्किंग आ गया बीच में, तो तुम लोग एडजस्ट करके रखना पेज। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2000, लाइबिलिटीज एसेट्स, बिल्डिंग प्लांट इन्वेस्टमेंट। तो बिल्डिंग का एप्रिसिएशन हुआ था, बिल्डिंग है 2,50,000, 20% से एप्रिशिएट हुआ था, तो 2,50,000 और 20% मतलब था 50,000, यानी 3 लाख हो जाएगा, बिल्डिंग का वैल्यू हो जाएगा 3 लाख। तो तुम लोग कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो, मतलब कैलकुलेटर लेके 20% करके, या फिर रिवैल्यूएशन से अमाउंट लेके भी ऐड करके देख सकते हो। प्लांट को कम करना है 10%, 1,60,000 था वैल्यू, तो प्लांट कितना हो जाएगा 1,60,000 में 16,000 लेस हुआ था 10%, यानी 1,44,000। इन्वेस्टमेंट तो चला गया, वो टेक ओवर हो गया, उसको कुछ नहीं करना है। स्टॉक, स्टॉक जैसे है वैसे ही रहेगा क्योंकि स्टॉक में कोई अप एंड डाउन नहीं था। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल होगा, PBDD क्रिएट हुआ था, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल था 68,000 और प्रोविजन क्रिएट हुआ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना क्रिएट करने बोला गया था 5%, 68,000 पे 5% कितना किया था हम लोगों ने 3,400, ठीक है। तो 3,400 यहाँ से लेस हो जाएगा, लेस होने पे 64,600 आ जाएगा।
इसके बाद है बैंक 95,720। बैंक इसमें देखना पड़ेगा कितना एडजस्टमेंट हुआ है, ठीक है। 95,720 ये तो ओपनिंग था, हम लोग को यहाँ बैंक अकाउंट नहीं बोला था। अब हम लोग चेक करेंगे कि बैंक में क्या एडिशन या डिलीशन हुआ है। एंट्रीज देखने से ही पता चलेगा, कोई भी बैंक का एंट्री देखने से ही हमें उसे एडजस्ट कर देना है। तो यहाँ कोई बैंक नहीं है, ये किसी हाँ यहाँ पर है। 86,900 लेस होगा और 20,200 ऐड होगा। 86,900 लेस होगा, 26 कितना हुआ था, 20,200 ऐड होगा। तो 95,720 प्लस 20,200 माइनस 86,900, तो ये हो गया 29,000। बस और कुछ नहीं होगा, यहाँ पर टोटल करना पड़ेगा। प्लस 64,600, 45,280, 1,44,000 मतलब 3 लाख और 1 लाख मतलब 4,44,000, 5,82,900, 5,82,900। अच्छा यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल होगा सत्यम का, सुंदरम का। कितना होगा 3 लाख टोटल, और जिसका बाइफर्केशन 1,20,000 और 1,80,000, इसी वजह से तो वो कैश का विथड्रॉल और एडिशन हुआ 1,20,000 और 1,80,000, तो हो गया 3 लाख। ये दिया हुआ ही था, ठीक है, हम लोगों ने जस्ट ऐसे प्रेजेंट कर दिया। अच्छा इसके बाद यहाँ पर सुंदरम का लोन आ जाएगा, ना सॉरी शिवम का लोन आ जाएगा, शिवम लोन, क्योंकि उनको अमाउंट हम लोगों ने पे नहीं किया तो उनका लोन आ जाएगा। लोन अमाउंट कितना हुआ 2,07,900। और देखते हैं बैलेंस शीट। जनरल रिजर्व तो चला गया, लोन भी चला गया, लोन सेटल हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर 75,000 जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई भी अप एंड डाउन नहीं था। सन्ड्री क्रेडिटर 75,000, अब ऐड करेंगे 3,75,000 प्लस 2,07,900, 5,82,900, 5,82,900 बन गया बैलेंस शीट, ठीक है। अच्छा इसके बाद यहाँ पर रिटायरमेंट का अगर देखो तो रिटायरमेंट हम लोग का कंप्लीट होता है, मतलब जो भी सॉल्व था उसमें। बस जो जेएलपी मतलब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अभी मैंने नहीं किया, उसे हम सेपरेटली करवाएंगे। तो अभी यहाँ पर कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस है, ये पूछते हैं जो हम लोगों ने अभी तक किया उससे रिलेटेड है, ठीक है, मतलब रिटायरिंग का, ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। लेकिन जेएलपी वाला भी नहीं करेंगे, यानी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वाला। तो पहला देखो तुम लोग आंसर देना, ठीक है। बिजनेस ऑफ ए पार्टनरशिप हैज टू बी क्लोज्ड इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर रिटायर। अगर कोई भी पार्टनर रिटायर होगा क्या बिजनेस बंद हो जाएगा? ट्रू और फॉल्स। बिजनेस ऑफ ए पार्टनरशिप, देखो इसके लिए नॉर्मल सेंस भी तुम लोग लगा सकते हो, क्योंकि 12th तक तो पार्टनरशिप सभी ने पढ़ा है ना। अगर क्लासेस कोई भी मिस है फिर भी तुम लोग बताओ, गलत हो या सही बताने का कोशिश करो। बिजनेस ऑफ ए पार्टनरशिप हैज टू बी क्लोज्ड इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर्स रिटायर। अगर कोई भी पार्टनर रिटायर करेगा तो क्या बिजनेस बंद हो जाएगा? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स होगा, false, ठीक। false, अच्छा, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर नो स्पेशल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी रिजर्व अपियरिंग इन द बैलेंस शीट। बोल रहा है कि बैलेंस शीट में रिटायरमेंट के टाइम पे कोई भी रिजर्व अगर अपियर कर रहा है तो उसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता है। क्या ये सही है? उसका ट्रीटमेंट होता है कि नहीं होता है? इज इट करेक्ट? होता है, होता है तो होता है, हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? फॉल्स होगा। होता है ना, क्या होता है ओल्ड पार्टनर में, मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर में इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रिमेन द सेम। मतलब एक पार्टनर रिटायर होने के बाद एग्जिस्टिंग जो बचे हुए पार्टनर है, क्या उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही रहेगा जो पहले था? मान लो पहले था किसी का 1:2:3 और ये 2 वाला रिटायर हो गया, तो जो है बचे हुए उनका ऑलवेज 1:3 होगा। ये क्या हमेशा ही होगा? यही बोल रहा है। देखो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर रिमेन्स द सेम। ये सेम होगा, सेम हो सकता है, ये गलत नहीं है, लेकिन क्या ऑलवेज होगा? ये तो एक स्टेटमेंट दे रहा है, क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं false होगा, चेंज हो फॉल्स होगा सकता ना।
चेंज हो सकता है, फॉल्स होगा, चेंज हो सकता है, एक जैसा भी रह सकता है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन ऐसा ही होगा ऐसा थोड़ी ना होता है, चेंज भी हो सकता है। इफ एनी पार्टनर वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ही मस्ट रिटायर ऑन फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ऐसा कोई मैंडेटरी बात है क्या कि 1 तारीख को ही उनको रिटायर करना पड़ेगा? ऐसा कभी होता है? फॉल्स फॉल्स। फॉल्स, नहीं ठीक होता है, है। कभी भी रिटायर कर सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली मतलब कंसेंट होगा सभी का तभी तो वो 1 तारीख ही होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं। रिटायरिंग पार्टनर हैज टू फॉरगो हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म। जो रिटायर करेंगे उनको भूल जाना चाहिए गुडविल के बारे में, गुडविल का जो शेयर उनको मिलने वाला है उसके बारे में उन्हें भूल जाना चाहिए। क्या ऐसा होता है? नो मैम, फॉल्स। हाँ, आज ही हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया सारा उसी से रिलेटेड ही है। देखो कभी नहीं होता है, उनको उनका हिस्सा मिलेगा, देगा कौन? जो रह जाएंगे जो पार्टनर, और उनमें से जो गेनिंग होंगे, जितने भी गेनिंग पार्टनर होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है देखो, उसके बाद इफ ए पार्टनर retires in between the accounting year then he is not entitled to any profit from the date of beginning of the year till his date of retirement। बोल रहा है कि if a partner retires, अगर कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है इन बिटवीन अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर के मिडिल में, देन ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट। बिगिनिंग ऑफ द ईयर से लेके उनके रिटायरमेंट डेट तक का जो भी प्रॉफिट है ये उनको नहीं मिलेगा। क्या ऐसा होता है? मान लो एक ईयर स्टार्ट, फॉल्स। फॉल्स होगा, है ना। अगर मान लो जैन से लेकर दिसंबर तक कोई अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, कोई पार्टनर रिटायर किया है, सपोज मान लो अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर में रिटायर किया है, तो उनको प्रॉफिट कहां तक का मिलेगा पता है? अक्टूबर तक का मिलेगा। जितना दिन उन्होंने काम किया है उतने दिन का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, उतने टाइम का, उस तरह से कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो ये फॉल्स हो गया। अच्छा, 7th नंबर देखो क्या बोल रहा है, ये जेएलपी का है तो इसीलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग जेएलपी करने के बाद डिस्कस करेंगे। 8th नंबर भी जेएलपी का है तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। 7 8 हम लोग जेएलपी का क्वेश्चन करने के बाद डिस्कस करेंगे, मुझे याद रहेगा, बाई चांस अगर भूल जाते हैं तो तुम लोग मुझे याद दिला दें। अच्छा देखो 9th नंबर, नो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नेसेसरी ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगर रिटायरमेंट होता है तो क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट का कोई भी जरूरत नहीं है? फॉल्स। फॉल्स, False. जरूरत है। Profit on revaluation is credited to continuing partner. Retiring partner is not entitled to any profit on revaluation। बोल रहा है कि रिवैल्यूएशन करेंगे, प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होगा। जो रिटायरिंग पार्टनर है उनको कोई भी प्रॉफिट रिवैल्यूएशन वाला नहीं मिलेगा। क्या सही है? मतलब फॉल्स। फॉल्स, इनको भी मिलेगा, इनके वजह से ही तो हो रहा है रिवैल्यूएशन। अगर कोई रिटायर नहीं करता तो रिवैल्यूएशन नॉर्मली कर सकते हैं, लेकिन ये अचानक से रिवैल्यूएशन तभी होता है एडमिशन रिटायरमेंट के टाइम। अच्छा, अब कुछ एमसीक्यूज है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। CDE आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ, अच्छा देखो, CDE आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/2, 1/3, 1/6। डी रिटायर्ड, इनमें से डी रिटायर हो गए, CDE, ठीक है। डी रिटायर्ड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन C एंड D। डी चले गए, बचे C और E, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। रिजर्व है 12,000 इज डिवाइडेड अमॉन्ग द पार्टनर्स इन द रेशियो। तो कोई एक पार्टनर रिटायर कर रहा है तो रिजर्व का हिस्सा तीनों को ही मिलेगा, और इसका देखो जितने भी ऑप्शन है वहां 3 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और ऐसे भी हमें रूल्स पता है कि रिजर्व सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा इंक्लूडिंग द रिटायरिंग एंड एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। तो रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो पार्टनर लोगों को जो मिलेगा, कितना कितना मिलेगा बता सकते हो? कितना होगा? तुम लोग को क्या लगता है कौन सा ऑप्शन होगा? अभी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, अभी तुम लोगों ने लेंदी क्वेश्चन सारा करके आए, 2 क्वेश्चन किया हम लोगों ने, बताओ बता सकते हो कौन सा ऑप्शन हम लोगों का होगा? पहला ये सोचो कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए। ये ओल्ड वाला है तीनों का, ये न्यू वाला है, कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए पहले ये सोचो। ओल्ड रेशियो चाहिए। ओल्ड, तो ये वाला भूल जाओ, ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करना है 12,000 को, बताओ कितना होगा? मैम सी ऑप्शन होएगा। कौन सा वाला बोलो? सी। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी होगा। देखो अगर तुम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो तुम लोग को रेशियोज को सही करना पड़ेगा। रेशियो सही बने हुए नहीं है, सही बने हुए नहीं है मतलब बेसिस अलग अलग है ना, बेस एक जैसा होगा तभी तो कंपेरेबल होगा। तो 1/2, ये 2 पार्ट का 1 पार्ट, ये 3 में 1, ये 6 में 1, तो सबका मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम लोग रेशियोज को पहले
सही करेंगे। तो क्या करना चाहिए, मैंने दो चीज समझाया था, तुम लोग दो तरह से कर सकते हो, या तो ये तीनों का नीचे एलसीएम कर लो, ठीक है, 6 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 2, 3 और 6, ये इसका एलसीएम कर दो, ठीक है। ओ 12 आएगा, सॉरी 12 आएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वल हो जाएगा 6, 4, 2। तो 6:4:2, इसको सिंप्लीफाइड कर दो 3:2:1, 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 12,000 को, तो 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 3 + 2 5 + 1 6, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 6 है ना, 12,000 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो गया 3,000, 3,000 इंटू 3, ये क्या हो गया, गलत हो गया मेरा, 3,000 इंटू 3 तो 9 हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है और 3,000 हो गया, 1/2, 1/3, 1/6, इसका एलसीएम मैंने गलत किया होगा, हाँ 2 3 जा 6 होता है ना, मैंने 2 2 जा 6 कर दिया इसीलिए, तो ये ठीक ही किया था मैंने, ये 2 और यहाँ पर हो गया 3, तो ये एलसीएम 6 होगा, देखो मैंने गलत कर दिया, एलसीएम जो है ना वो 6 हो रहा है, इसका एलसीएम 6 हो रहा है, यहाँ पर लिख के दिखा था, इसका एलसीएम 6 हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ये 3 हो जाएगा, 3 ये 2 हो जाएगा, और 6 और 6 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, मतलब 3:6 आ रहा है, हम यहाँ पर ना क्लियरली लिख के देखते हैं, 1/2 इंटू 6, 1/3 इंटू 6, 1/6 इंटू 6, तो ये हो गया 3, 2 और 1, हाँ 3 to 1, अच्छा अब 12,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6, 2,000, तो 2,000 इंटू 3 6,000, 2,000 इंटू 2 4,000, 2,000 इंटू 1 2,000, एक ये ऑप्शन होता है, या फिर सबके बेस को 6 बना लो क्योंकि वो हाईएस्ट है, तो 1/3 इंटू 2 कर दो, यहाँ भी 2 कर दो, 1/2 इंटू 3 कर दो, यहाँ भी इंटू 3 कर दो, तो 3 दो जगह पे इंटू करने से वो न्यूट्रल हो गया, एज इट इज रहा क्वेश्चन, लेकिन बेस सबका 6 हो गया, अब रेशियो बन गया 3:2:1, किसी भी तरह से रेशियो को सही करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आंसर मिल जाएगा, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये जेएलपी का क्वेश्चन है तो इसीलिए हम लोग इसको बाद में करेंगे, ये देखो जेएलपी का क्वेश्चन है, ये भी जेएलपी का क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, 1 और 2 और 3, 4th नंबर पे चलते हैं, क्या बोला है देखो, ABC are partners sharing profit in the ratio 2:2:1. On retirement of B, goodwill was valued at 30,000. Find the contribution of A and C to compensate B. B को compensate करना है goodwill के लिए, तो A और C को कितना लाना पड़ेगा, बोलो कितना लाना पड़ेगा, A और C को कितना लाना पड़ेगा, मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 4 का, अच्छा हाँ सही हो रहा है, देखो इसका एक शॉर्टकट हम लोग कर सकते हैं, हम लोग ये देखेंगे कि बी को एक्चुअली गुडविल का कितना मिलेगा, तो 30,000 टोटल गुडविल है, उसमें बी का कंट्रीब्यूशन मतलब बी को कितना मिलेगा 2/, ये बी का हिस्सा है, 2/, कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो गया, ये हो गया 12,000। अब एक चीज देखो यहाँ पर ये दोनों का एडिशन तो 12,000 नहीं हो रहा है, ये 12,000 कंपेंसेट कौन करेगा, ए और सी, तो इन दोनों को कुल मिला के 12,000 लाना पड़ेगा, ओवरऑल 12,000 लाना पड़ेगा, तभी तो वो बी को कंपेंसेट कर पाएंगे, तो ऑप्शन देखो 20 और 10, तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, दे विल नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग, ये नहीं होगा, ठीक है, तो 8,000 और 4,000 दोनों मिलाओ 12,000 हो रहा है, ठीक है, ये एक मतलब इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मान लो बाई चांस हमें ऐसा और एक डिजिट दे देता है जिसका 2 डिजिट मतलब 2 अमाउंट का एडिशन करने से 12 होता है, लाइक मान लो ये 2,000 दे देता और ये 10, तब ये वाला ट्रिक काम नहीं आता, देन हमें फाइंड आउट करना पड़ता, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो बी जाने के बाद ए सी कैसे प्रॉफिट शेयर करेगा, अगर नहीं बता रहा है तो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू गेनिंग रेशियो, मतलब 2:1 में उन्हें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो 12,000 को अगर 2:1 में कंट्रीब्यूट करेंगे तो 12,000 डिवाइडेड बाई 3 4,000, 4,000 इंटू 2 8,000, 4,000 इंटू 1 4,000, तो ऑप्शन इसीलिए बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। अच्छा अब देखते हैं 5th नंबर, देखो 5th नंबर में क्या बोल रहा है, ए बी सी आर सी वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1 रेस्पेक्टिवली विद द कैपिटल बैलेंस ऑफ 50,000 फॉर ए एंड बी, ये एक्चुअली ना इंडिविजुअली 50,000 ए का है और बी का 50,000 है, इसी तरह से क्वेश्चन बना हुआ है ऑप्शन के हिसाब से, यहाँ पर लैंग्वेज ऐसे दिए रखा है, फॉर सी 25,000, तो ए का 50 है, बी का 50 है, सी का 25,000 है, अब बी जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो रिटायर करेंगे फ्रॉम द फर्म एंड बैलेंस इन रिजर्व ऑन दैट डेट वाज 15,000,
जब बी रिटायर कर रहे हैं तो रिजर्व में 15,000 है, रिजर्व कितना है, रिजर्व सरप्लस 15,000, ठीक है। गुडविल कितना है, गुडविल का टोटल वैल्यू है 30,000 एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना हुआ है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हुआ है 7050। तो पूछ रहा है व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट ऑफ बी, मतलब लोन इसीलिए बोला है, तो बी को ये लोग अभी पेमेंट नहीं करेंगे, फ्यूचर में करना चाहते हैं तो उसको लोन में कन्वर्ट करेंगे, तो बी को कितना देना पड़ेगा उतना ही लोन में ट्रांसफर होगा। तो तुम लोग को कैलकुलेट क्या करना है कि बी को कितना देना है, तो बोलो बी को कितना देना पड़ेगा, बी को क्या क्या देंगे, बोलो बी को उसका कैपिटल देंगे जो कि है 50,000 और क्या देंगे, रिजर्व सरप्लस का उसका हिस्सा मिलेगा, तो ये तो टोटल है 15,000 में कितना मिलेगा 2/5, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 6,000, हाँ 6,000। अच्छा गुडविल में 30,000 में भी उसका हिस्सा मिलेगा तो कितना हो जाएगा 12,000 और 7,050 में भी उसका हिस्सा मिलेगा तो कितना हो जाएगा, ये चेक करते हैं, 7050 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, 2820, टोटल करो कितना होता है 2820, 12,000, 6,000, 70820। अच्छा तो ये हो गया 70820, यानी ऑप्शन ए हो गया, ठीक है 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 नंबर पे देखो, ABC are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. C retire on it decided date and goodwill of the firm is valued to be 60,000. Find the amount payable to retiring partner on account of goodwill. आसान है, गुडविल का टोटल 60,000 हुआ है, इनको गुडविल पे कितना मिलेगा ये पूछा जा रहा है। रिटायरमेंट पार्टनर कौन है, रिटायरिंग पार्टनर कौन है, सी है, तो गुडविल कितना मिलता है, जितना उसका PSR होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ही गुडविल का प्रोपोर्शन मिलेगा, तो बोलो कितना मिलेगा 10,000 10,000, 60,000 और सी का कितना है 1/6, हाँ 10,000, ठीक है। तो ये कितना नंबर था, ये था 6th नंबर, 6th नंबर का सी, ठीक है 6th नंबर का हो गया सी। अच्छा 7th नंबर देखो, ए बी and C were partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. A retired and goodwill of the firm is to be valued at 24,000. What will be the treatment of goodwill? Goodwill का treatment क्या होगा, तीनों पार्टनर थे उसमें से A रिटायर कर रहे हैं, मतलब ये 3/6 जिनका प्रोपोर्शन था वो रिटायर कर रहे हैं, गुडविल का वैल्यू 24,000 था, तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, बोलो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, गुडविल जितना रिटायरिंग पार्टनर को मिलना चाहिए उतना मिलेगा, देगा कौन, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनमें से जो गेनिंग होंगे। पहले चेक करते हैं कि कितना मिलेगा, इनको कितना मिलेगा, सी को, ए को, सॉरी ए रिटायर्ड कर रहे हैं 3/6 कितना हो जाएगा 12,000 मिलेगा, हाँ 12,000 होगा। अब देखो आगे चेक करने की जगह हम लोग एक चीज देख सकते हैं, क्या हमारे पास 12,000 रिलेटेड कोई मतलब डिटेल्स है, एक डिटेल्स बताया है कि ओनली एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड विद 12,000, नहीं देखो ये सही बोला है कि ए का कैपिटल 12,000 से क्रेडिट होगा, लेकिन क्या ओनली सिर्फ यही ट्रीटमेंट होगा कि ए को 12,000 मिल जाएगा, लेकिन कहां से मिलेगा, सिर्फ ए को थोड़ी ना 12,000 मिलेगा, देगा कौन, जो एग्जिस्टिंग है बी और सी। अब बी और सी में से दोनों भी दे सकते हैं, एक भी दे सकता है, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मान लो एक गेनिंग होता है एक सैक्रिफाइसिंग, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ना कि देखो नॉर्मली रिटायरमेंट पे गेनिंग ही होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर का, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी हुआ, गेन नहीं हुआ, उनका जो पहले था रेशियो वही एग्जिस्ट कर रहा है आगे भी जाके, तो उसमें क्या होता है कि एक पार्टनर गेन कर रहा है दूसरा पार्टनर नहीं कर रहा है या दोनों कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला, ये आंसर देखने में सही लग रहा है बट इसमें लैंग्वेज में गलती दे रखा है, ओनली बोल रखा है, इस वजह से ये वाला नहीं होगा, सिर्फ एक ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमें पूछा है ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट तो ये होगा कि कैपिटल ओल्ड पार्टनर लोगों का डेबिट होगा, जो गेनिंग पार्टनर होगा, न्यू पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उनका क्रेडिट होगा, तो ए का कैपिटल क्रेडिट होगा, लेकिन सिर्फ ये एडजस्टमेंट करने से थोड़ी होगा, एंट्री तो डबल एंट्री होता है, क्रेडिट कर देंगे हो गया, डेबिट भी तो कुछ करना पड़ेगा, तो फिर कौन सा आंसर होना चाहिए, बी बी। हाँ एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हमें क्या करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है, ठीक है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग के हिसाब से यहाँ पर दिखा रहा है, तो एक्चुअली यहाँ पर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग का मतलब ये बोलना चाह रहा है जो ए है उनका क्या होगा, उनका सैक्रिफाइस होगा, कितना सैक्रिफाइस होगा 3/6,
और जो बाकी दो पार्टनर है उनका क्या होगा, उनका गेन होगा। तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से इनको क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। अच्छा 8th नंबर देखो क्या बोल रहा है, बैलेंस ए बी सी शेयरिंग balances of A, B and C sharing profit and losses in the proportionate to their capital stood as A 2 lakh, B 3 lakh, C 2 lakh. A desired to retire from the firm. B and C share the future profits equally. तो पहले एबीसी तीनों पार्टनर थे, ठीक है। इनका प्रॉफिट एंड लॉस कैसा था, कैसे शेयर करते थे, प्रोपोर्शनेट टू देयर कैपिटल, कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट शेयर करते थे, यानी 2:3:2। ये सब जीरो हटा देंगे तो रेशियो क्या बनेगा, 2:3:2। लेकिन ए बोल रहे हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए रिटायर करना चाहते हैं और बी सी आगे कंटिन्यू रहेंगे और इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे, यानी 1:1। गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म बी वैल्यूड 1,40,000। पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यू है 1,40,000 एंड नो गुडविल अकाउंट बीइंग रेज्ड। कोई गुडविल अकाउंट हमें रेज नहीं करना है, ठीक है, नहीं करेंगे। 1,40,000 है, हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे, कौन से ऑप्शन सही लग रहा है। क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर 1,40,000, क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर 1,40,000, क्रेडिट एज अकाउंट विद 40,000 एंड बीज कैपिटल अकाउंट विद 10,000 एंड सीज कैपिटल अकाउंट विद 30,000। देखो पहला बात है कि क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है, क्या क्या बता रहा है। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एबीसी तीन पार्टनर थे जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग करते थे कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से रेशियो बना के। अब उनमें से एक ए रिटायर करना चाहते हैं और जो एग्जिस्टिंग है यानी बी सी वो 1:1 में आगे बिजनेस को चलाना चाहते हैं। गुडविल बोला है 1,40,000 वैल्यू किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि जो रिटायर कर रहा है उसको गुडविल का उसका प्रोपोर्शन मिलना चाहिए। तो ए को कितना गुडविल मिलेगा, हम लोग पहले ये देखेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर्स में जाएंगे। 1,40,000 में से कितना मिलेगा, कैसे पता करेंगे। जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 + 2 7 हो गया, तो ये हो गया 40,000। तो ए को 40,000 मिलेगा तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो देखो कहां पर लिखा हुआ है कि क्रेडिट होगा 40,000 से ए का अकाउंट। ये देखो क्रेडिट एज अकाउंट विथ 40,000 और कंपेंसेट कौन करेगा, बी और सी करेगा। कितने कितने से, जितना इनका गेनिंग रेशियो होगा। अब गेनिंग रेशियो भी चेक करके देखो सही हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर हम दिखाते हैं, ये देखो ये वाला यहाँ पर मिटा के दिखाते हैं। 40,000 वाला आंसर तो तुम लोग को पता चला कि 40,000 क्रेडिट हो रहा है। अब देखो इनका डेबिट कितना होगा। बी का पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3/2, 2, 4, 3, 7, ठीक है, 3/7। अच्छा ये बी का था, अभी बी का कितना है, हाफ, है ना। तो ये अभी मिल रहा है, पहले ये मिल रहा था। तो देखते हैं डिफरेंसेस क्या जनरेट होता है। 1/14, ये किसका मैंने कैलकुलेट किया, बी। सिमिलरली सी का देखो, सी को अभी मिलता है हाफ, पहले मिलता था 2/7, कितना हो गया 3/14। तो इसका मतलब गेन हो रहा है, देखो क्योंकि अभी 50% मिल रहा है, हाफ यानी 50%, पहले 50% से कम मिलता था। 3/7 इंटू 100 करोगे तो पता चलेगा, कुछ एक अप्रोक्सीमेशन आएगा 42 पॉइंट समथिंग। तो अभी 50% मिलेगा, तो इसको 1/14 का गेन है, इसको 3/14 का, यानी 1:3 का गेन है। तो 1:3 में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा वो अमाउंट जो इनको गुडविल के हिसाब से मिलना चाहिए, यानी कि 40,000। 40,000 को 1:3 में अगर हम लोग कंपेंसेट करते हैं तो एक एक पार्टनर का कितना होता है, बी के हिस्से में जाएगा 40,000 इंटू 1/4, बी को इतना कंपेंसेट करना पड़ेगा यानी 10,000, ठीक है। तो फिर सी को कितना करना पड़ेगा, 40,000 में 10,000 अगर बी का हो जाएगा तो सी का कितना हो जाएगा, 30,000। देखो यहाँ पर वही लिखा है, बीज कैपिटल अकाउंट विथ 10,000 डेबिट करेंगे और सी के कैपिटल अकाउंट को 30,000 से डेबिट करेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ऐसे ही किए हैं, जिनके अकाउंट से गुडविल एडजस्ट होगा वो डेबिट हो जाएगा, जिनके पास गुडविल का हिस्सा मतलब जमा होगा उनका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसलिए आंसर ये सही है। और बाकी तो आंसर क्यों गलत है, क्योंकि बोला है देखो क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बोल रहा है कि यहाँ कोई पर्टिकुलर नहीं बोला है, सारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को 1,40,000 से क्रेडिट कर दो। ये कोई रिजर्व थोड़ी ना है, ये अगर रिजर्व होता तो ऑब्वियसली ये करेक्ट होता, ये कोई रिजर्व नहीं है कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। और यहाँ पर बोला है क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद न्यू प्रॉफिट, बोल रहे हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कर दो, ये तो नहीं होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये वाला पॉइंट वैलिड होता है किसके लिए, अगर रिजर्व है, अगर ओल्ड बैलेंस शीट में रिजर्व है तो ये वाला पॉइंट वैलिड हो सकता था, बट ये तो रिजर्व नहीं है, ये तो गुडविल बोल रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर
ये क्वेश्चन भी जेएलपी का है, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, ये जेएलपी का है, और ये है क्वेश्चन नंबर 2। बस 2 है, इसके बाद कुछ नहीं, इसके नीचे आंसर्स दिए हुए हैं। तो ये 2 नंबर जो क्वेश्चन है, ये हम तुम लोग को होमवर्क देते हैं, ये तुम लोग करके देख सकते हो, ठीक है। ये होमवर्क देते हैं। ये क्वेश्चन रिटायरमेंट का ही है, तो नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लगभग 15-20 मिनट लगेगा, तो ये जो है ये 2 नंबर क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं, और नेक्स्ट दिन हम लोग जेएलपी कंप्लीट करके, जेएलपी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह बाकी है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही डेथ वाला चैप्टर लेंगे, मतलब और एक दिन लगेगा रिटायरमेंट वाले चैप्टर में, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।